कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक सुनसान सड़क पर दो पुलिस वाले नाइट पेट्रोलिंग पर है। एक जगह उनकी कार खराब हो गई। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों में एक पुलिस वाले को लड़की की लाश दिखती है जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। त्रिची शहर में एक ही तरह का ये दूसरा मर्डर है। इधर चेन्नई में प्रकाश ने आज ही डीएसपी की पोस्ट पर ड्यूटी ज्वाइन की है। स्वभाव से वो थोड़ा डरपोक है। उसके सीनियर उसको ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट के सबसे काबिल ऑफिसर एसपी लोकनाथ के साथ ड्यूटी पर लगा देते हैं ताकि प्रकाश उनको देख के उनका काम सीखे। पूरा डिपार्टमेंट लोकनाथ के गुस्से से डरता है। उसको जब पता चला कि उसके साथ एक नए ज्वाइनी को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। पर उसके सीनियर की कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो 3 महीने के लिए प्रकाश को अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। त्रिची शहर में लड़कियों के मर्डर की जांच के लिए एसपी लोकनाथ को बुलाया गया है। एसपी लोकनाथ, प्रकाश और टेक्निकल असिस्टेंट वीना तीनों त्रिची के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचते ही वो केस की सारी डिटेल्स लेते हैं। वहां की पुलिस वाले लोकनाथ से पूछते हैं, आपको कोई मदद चाहिए हो तो हम साथ में केस पर काम कर सकते हैं। लेकिन लोकनाथ उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार सीधा जवाब देता है, तुम्हारे लोगों से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे चेन्नई से यहाँ बुलाया गया है। मुझे कुछ मदद चाहिए होगी तो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। स्टेशन से केस की डिटेल्स लेने के बाद वो लाश की जांच करने के लिए मॉर्चुरी जाते हैं। लोकनाथ प्रकाश को बाहर रुकने को कहते हैं। डॉक्टर लोकनाथ को बता रहे हैं कि मर्डर बड़ी बेरहमी से लड़की के हाथों को उसके बाल से बांधकर उसके गले को स्टील की वायर से घोटा गया है। ये किसी लंबे चौड़े कद के आदमी का काम है। शायद वो एक साइको है जो किसी कारण से इन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहा है। लोकनाथ प्रकाश को लाश को दिखाकर डिटेल्स बताने के लिए अंदर बुलाता है। लाश की हालत देख के प्रकाश का सर चकराने लगा है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो दौड़ते हुए बाहर निकलकर उल्टी करने लगता है। उसकी हालत देख के लोकनाथ उसे कहता है, मैं यहाँ केस सॉल्व करने आया हूँ, तुम्हें सिखाने नहीं। तो अगर तुम चाहो तो अभी अपने घर वापस जा सकते हो। प्रकाश वापस नहीं जाता। होटल पहुंचकर प्रकाश टेबल पर अपने बुक्स और मेडल निकाल कर रखता है। लोकनाथ उसकी चीजों को देख रहा है। प्रकाश बताता है ट्रेनिंग के दौरान उसे बेस्ट शूटिंग के लिए एक गोल्ड मेडल मिला है। उसकी बात काटते हुए लोकनाथ कहता है, मैं ऐसे कितने ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने रिटायर होने तक एक भी गोली नहीं चलाई। निशाना सबका अच्छा था, लेकिन बंदूक चलाने के लिए निशाने की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। तुम डरपोक हो, अपने डर को छुपाने के लिए इन किताबों का सहारा लेते हो। उनकी बात सुन के प्रकाश गुस्से से बाहर निकलता है। वहाँ वीणा उसे देखती है। वो दोनों टेरिस पर जाते हैं। वहाँ वीणा प्रकाश को समझाती है, सर के काम करने का यही तरीका है। मैं 2 बार और उनके साथ काम कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो वो तुम्हें अपने आप से कमानी होगी। वीणा की बात सुन के उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अब वो समझ गया कि सर के काम करने और सिखाने का यही तरीका है। सुबह होते ही वो लोग क्राइम सीन पर जाते हैं। वहाँ आसपास देखने के बाद एसपी प्रकाश से पूछता है, कल तुम केस फाइल्स देख रहे थे ना, तो बताओ तुमने क्या समझा। प्रकाश हड़बड़ाते हुए फाइल में लिखी बातों को बताने लगता है। लोकनाथ उसे टोक कर बोलता है, फाइल में लिखी बातें नहीं, तुमने क्या समझा मर्डर के बारे में ये बताओ। ऐसे केसेस में सभी डिटेल्स फाइल में नहीं होती। खूनी का गुस्सा, उसकी इच्छाएं, वासनाएं सब कैसे जान पाओगे। जैसे एक आर्टिस्ट को समझने के लिए उसकी कला को समझना पड़ता है, उसी तरह से खूनी को समझने के लिए उसके खून करने के तरीकों को समझना होगा। प्रकाश को लाश जैसे बैठाकर लोकनाथ उसके गले में तार कसे हुए उसे समझा रहा है। खूनी ने लड़की के बालों से उसके हाथ को बांधा ताकि उसकी नजर उससे मिले। उसे सुनसान जगह पर लाकर मारा। खूनी का लड़की से कोई संबंध नहीं था। वो किसी दूसरी बात का गुस्सा उस लड़की पर निकाल रहा था। उसके मन में कोई डर, कोई पछतावा नहीं। उसने लड़की को नीचे बिठाया था ताकि वो उसे तड़पते देख सके। उसने इनकी लाश को खुले में छोड़ा क्योंकि उसे पता है लाश से हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत ही सफाई से वो मर्डर कर रहा है। अपनी बात खत्म करते हुए लोकनाथ प्रकाश से कहता है, अब तुम खूनी के बारे में बहुत सी बातें जान गए हो जो फाइल में कहीं नहीं लिखी है। हवलदार आकर उन्हें एक और लाश मिलने की खबर बताता है। क्राइम सीन पर वो देखते हैं इस लड़की को भी इसी तरह मारा गया है जैसे पिछली 2 लड़कियों को मारा गया था। वहाँ फोरेंसिक वालों के ना पहुँचने के कारण उसने मरने का समय अभी पता नहीं चल पाया था। लोकनाथ गुस्से से एक पुलिस वाले के ऊपर चिल्लाकर फोरेंसिक वालों को जल्दी बुलाने को कहता है। प्रकाश थर्मामीटर को लाश के कान में डालकर दिमाग का टेम्परेचर चेक कर रहा है। लोकनाथ के पूछने पर वो कहता है, मरने के 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री कम हो जाता है। इसके टेम्परेचर के हिसाब से इसकी मौत रात में 10 से 11 के बीच हुई है। वो लोकनाथ से कहता है उसने ये डिटेल्स बुक में पढ़ी थी। लोकनाथ प्रकाश पर थोड़ा विश्वास दिखाते हुए पूछता है, अगर मैं रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ऑफिस गया तो क्या तुम इन्वेस्टिगेशन संभाल पाओगे। प्रकाश हाँ कहता है और आगे जांच में लग जाता है।
जांच के दौरान लड़की के परिवार वालों से पता चलता है कि वो एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। रात को घर जाते समय उसकी स्कूटी खराब हो गई। पता करने पर वो एक गैरेज में मिली। वहाँ के मालिक ने बताया, मैडम तो रात में स्कूटी यहीं छोड़कर पैदल चली गई थी। लोकनाथ स्टेशन में अपने सीनियर ऑफिसर से 40 पुलिस वाले जिनके पास बंदूक हो और 14 गाड़ियों की मांग करता है। ऑफिसर कहते हैं, आपका प्लान जाने बिना मैं आपको ये सब नहीं दे सकता। लोकनाथ उन्हें बताता है कि ये केस बिल्कुल चेन स्नेचिंग के जैसे है। उसमें चोर बूढ़ी औरतों को अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि वो उनका पीछा नहीं कर सकती और शोर भी नहीं मचा सकती। लेकिन ये केस उसके विपरीत, इसमें लड़कियों की उम्र 20 से 30 के बीच है। कई केसेस में विक्टिम की उम्र से किलर की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस केस में किलर की उम्र 45 से 55 के बीच है। जैसे एक सिगरेट से कभी किसी का मन नहीं भरता, उसी तरह साइको किलर होते हैं। मर्डर उनके लिए एक नशे की तरह है। हर मर्डर 3 दिन के गैप में हो रहा है, तो शायद आज खूनी एक और मर्डर के लिए निकलेगा। लोकनाथ सभी पुलिस वालों को नॉर्मल ड्रेस में रहने का ऑर्डर देता है। किसी पर शक होने पर खुद को इन्फॉर्म करने को कहता है। रात होते ही पुलिस पूरे शहर में फैल जाती है। लोकनाथ के पास एक लड़की के गायब होने का कॉल आता है। वो तुरंत सभी को उस एरिया में बुलाता है जहाँ से लड़की गायब हुई है। वो सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। प्रकाश भी डरा डरा एक गन्ने के खेत में ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में लोकनाथ के पास वीणा का कॉल आता है। वो मिसिंग लड़की घर पहुंच गई थी। उस खेत में उनको बस एक कपल मिला जो घर से छुप के वहां आया था। थोड़ी देर बाद लोकनाथ को फिर कॉल आता है। एक और लड़की का मर्डर हूबहू उसी तरीके से किया गया है, लेकिन इस बार वो एक पुलिस वाले की बेटी थी। शहर में अभी तक टोटल 4 मर्डर हो गए हैं। परेशान होकर प्रकाश लोकनाथ से पूछता है, इससे पहले कभी आपने ऐसा केस और देखा है? लोकनाथ कुछ सोच रहा था। वो प्रकाश से कहता है, हम क्यों माने कि खूनी ने अभी तक सिर्फ 4 मर्डर किए हैं। वो तुरंत वीणा को डेटाबेस चेक करने बोलता है। बीते सालों में और ऐसा कोई मर्डर हुआ है क्या? वो तीनों मिलकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी केस नहीं मिलता। प्रकाश कहता है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक सीरियल किलर 20 साल बाद फिर से खून करने लग जाता है। वीणा पूछती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब लोकनाथ देता है, मर्डर करके उसको अच्छा लग रहा था। इस 20 साल में उसके पास कोई ऐसी चीज रही होगी जिससे उसे सुकून मिला होगा, लेकिन जब वो चीज उससे दूर हो गई उसने फिर मर्डर करना शुरू कर दिया। फिर वो पिछले 20 साल के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। वहाँ उन्हें कई मर्डर के डिटेल्स मिलते हैं जो वैसे ही किए गए हैं जैसे अभी ये 4 मर्डर हुए हैं। उस समय भी वो किलर कोई सबूत न मिलने के कारण अरेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन 20 साल पहले वो सभी केस एक ही पुलिस वाले इंस्पेक्टर सेबेस्टियन के थाने में दर्ज हुए थे। लोकनाथ इंस्पेक्टर के घर जाता है। प्रकाश पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर ही रहा है। वहाँ उसे और भी बातें पता चलती है। लोकनाथ उस पुलिस वाले के घर पहुँचता है। वहाँ उसका बेटा था जिसका नाम कैनेडी है। वो बताता है कि कई साल पहले उसके पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। वो घर में अकेला ही था। उसका बेटा बाहर पढ़ाई करता था। लोकनाथ एक बात नोटिस करता है, वो आदमी एकदम ऑर्गेनाइज्ड था। घर में सभी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर साफ सुथरी। वो बताता है कि पिछले महीने ही उसकी बीवी की डेथ हुई थी। ये सब बातें सुनकर लोकनाथ को शक होता है, क्योंकि उन्होंने जैसा अंदाजा किलर के लिए लगाया था वो सभी बातें उस पर लागू हो रही थी। रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद प्रकाश लोकनाथ को बताता है, हमें जिस आदमी की तलाश है उसका नाम कैनेडी है। लोकनाथ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, अभी मैं उसी के घर से उससे मिलकर आ रहा हूँ। स्टेशन पहुंचकर लोकनाथ सारी डिटेल्स अपने सीनियर को बताता है। कैनेडी पर नजर रखने के लिए वो 2-4 पुलिस वालों की मांग करता है। उसने देखा था कि कैनेडी के घर से लगा हुआ घर खाली है। वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ नकली किराएदार बनकर एक ऐसे पुलिस वाले को रखेंगे जो पुलिस वालों की तरह ना लगता हो। उसी समय प्रकाश वहाँ आता है। प्रकाश को उस घर में नकली किराएदार बनकर कैनेडी पर नजर रखने का काम दिया जाता है। रात में जब कैनेडी घर से बाहर जाता है, प्रकाश तुरंत उसके घर की तलाशी लेने के लिए छुप कर वहां जाता है। लोकनाथ कैनेडी की कार के पीछे पीछे जा रहा था ताकि वो प्रकाश को उसके वापस आने की खबर दे सके। प्रकाश को उसके घर में बहुत सारी किताबें मिलती हैं। लोकनाथ उसे कॉल करके तुरंत घर से निकलने को बोलता है, क्योंकि कैनेडी घर पहुंचने वाला था। प्रकाश घर से निकलने वाला था, तभी उसे एक कमरे में लॉक लगा हुआ दिखता है। कैनेडी वहां पहुंच गया था। प्रकाश दरवाजे के पीछे छुप जाता है। कैसे भी करके उसकी नजरों से बचता हुआ वो घर से निकल जाता है। उसके घर पर प्रकाश को कोई सबूत नहीं मिला है। अगली सुबह एक और लाश मिलती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि किलर ने स्टेशन में आत्मसमर्पण करके अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लोकनाथ और प्रकाश समझ गए थे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की साजिश थी, डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए।
केस सॉल्व हो जाने के कारण लोकनाथ की टीम को वापस चेन्नई जाने का ऑर्डर मिलता है। लोकनाथ प्रकाश को वापस जाने को कहता है और वो खुद केस की सच्चाई जानने के लिए वहां रुकने वाला था। प्रकाश भी उनके साथ ही रुकना चाहता था, लेकिन डिपार्टमेंट का ऑर्डर ना मानने पर उन पर कार्रवाई हो सकती थी। प्रकाश कहता है वर्दी जाएगी तो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस किलर को पकड़ना होगा। एक और मासूम की मौत नहीं होनी चाहिए। वो दोनों कार में बैठे हैं। प्रकाश उससे पूछता है, सर क्या मैं डरा हुआ लगता हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस बनूंगा, लेकिन ये मेरे पापा का सपना था। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ है। बचपन में आम तोड़ने के लिए मैंने उसमें पत्थर मारा। मुझे क्या पता था उसमें एक चोर छुपकर बैठा है। पत्थर उसको लगा और वो नीचे गिर गया। बस तभी से ये सब शुरू हुआ। बचपन में इसने चोर पकड़ा, ये बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा। ट्रेनिंग के समय तो मैंने कैसे भी करके संभाल लिया, लेकिन यहाँ सब अलग है। हर समय मुझे डर लगा रहता है। प्रकाश की पूरी बात सुन के लोकनाथ कहता है डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका सामना न करके कायरों की तरह वहां से भाग जाना गलत है। तुमने अपनी वर्दी की फिक्र ना करते हुए यहाँ रुकने का फैसला किया, इसलिए तुम कायर नहीं हो। अब दिखाते हैं कि कैनेडी अपनी कार में कहीं जा रहा है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं। वो एक ग्रोसरी शॉप में रुकता है। लोकनाथ प्रकाश को वहां भेजता है। कैनेडी प्रकाश को वहां देखकर उससे बात करता है। वो उसे अपने बेटे के एग्जाम में पास होने की खबर बताता है और रात का खाना अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। प्रकाश के बहुत मना करने पर भी वो साथ चलने की जिद करता है। प्रकाश मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। घर पहुंचने के बाद वो मेन डोर को अंदर से लॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने देखा कि जिस रूम में उस दिन ताला लगा था वो आज खुला हुआ है। वो वॉशरूम जाने का बहाना करके उस रूम में जाता है। लोकनाथ घर के बाहर उसका इंतजार करते बैठा है। रूम पूरी लाल रोशनी से भरा हुआ था। कैनेडी एक कैमरामैन था, इसलिए वहाँ चारों तरफ उसकी खींची हुई फोटोज लगी थी। एक दीवार पर बड़े फोटो फ्रेम के पीछे छुपी हुई कुछ तस्वीरें थी। प्रकाश ने एक फ़ोटो बाहर निकाली। उसे देख के वो हैरान हो गया। वो उसी औरत की फ़ोटो है जिसका 30 साल पहले मर्डर हुआ था। ये फ़ोटो उसे मारने के समय ही खींची गई थी। प्रकाश को दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। कैनेडी उसके पीछे खड़ा था। वो आते ही प्रकाश का गला दबोच लेता है। बाहर डोरबेल बजती है। वो प्रकाश के गले को जोर से मारकर उसे बेहोश करके उसके हाथ और मुंह को बांधकर उसे वहीं बंद करके वो मेन डोर खोलने जाता है। बाहर दरवाजे पर लोकनाथ था। कैनेडी उसे वहां देख के हैरान था। वो उसे वहां से जाने को कहता है। तभी अंदर से लोकनाथ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो सीधा गन निकालकर कैनेडी के सर पर तान देता है। वो उसे प्रकाश के पास रूम में लेकर जाता है। वहाँ वो कैनेडी का हाथ बांध देते हैं। लोकनाथ उस बड़े फोटो फ्रेम को वहाँ से हटाता है। उसके पीछे उन सभी औरतों की फोटोज मिलती है जिनका 30 साल पहले मर्डर हुआ था। फोटोज को देखते ही लोकनाथ कैनेडी का गला पकड़ के उससे सच्चाई बताने को कहता है। कैनेडी कहता है वो कुछ नहीं जानता, उसने बस ये फ़ोटो खींची है। तभी कैनेडी के मोबाइल पर उसके बेटे का कॉल आता है। कैनेडी लोकनाथ से रिक्वेस्ट करता है वो सभी सच्चाई बताएगा, लेकिन ये बातें उसके बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। लोकनाथ इसके लिए मान जाता है। कैनेडी कॉल उठाता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। फिर कैनेडी रोते हुए कॉल कट कर देता है। उसके बाद कैनेडी फ्लैशबैक की स्टोरी बताते हुए बोलता है जैसे मैं और मेरा बेटा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे और मेरे बाबा का रिश्ता बिल्कुल अलग था। उसी के कारण इन सब औरतों की मौत हुई थी। मेरे बाबा को घर में सब परफेक्ट चाहिए था। वो हर काम मुझसे करवाते, खाना बनाना, जूता पॉलिश करना, घर का सारा काम। कहीं भी थोड़ी सी चूक हो जाती वो मुझे इतना मारते कि दर्द के कारण मैं रात में सो नहीं पाता। मैं कोशिश करता था कि सब उनके हिसाब से हो, लेकिन वो कब और क्यों मारेंगे ये डर हमेशा मेरे मन में रहता था। वो बात बात पर मुझे हमेशा मारते थे, इसलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता था। एक दिन स्कूल के समय में बाहर बैठकर मैं बीड़ी पी रहा था। ऐसा करते मेरी मैडम ने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही वो इसकी शिकायत करने मेरे घर जाने लगती है। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो रुक ही नहीं रही थी। गुस्से में न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और जाकर सीधे मैडम के सर पर दे मारा। वो तुरंत वहीं मर गई। ये पहला खून मैंने डर के कारण किया, क्योंकि अगर वो मेरे बाबा से मेरी शिकायत करती तो वो फिर से मुझे मारते। घर आकर मैंने छुप के देखा कि बाबा उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्डर किसने किया होगा। बाबा रात में नशे में केस के बारे में सोचते हुए वहीं सो गए। उस रात पहली बार मैं चैन की नींद सोया था। जब तक बाबा उस केस में बिजी थे
तब तक मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं रात में सो नहीं पा रहा था, दर्द की वजह से नहीं बल्कि बाबा के लिए मेरे मन में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसी गुस्से में मैंने एक और मर्डर किया। मैं जानता था कि बाबा मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उन्हें क्राइम सीन पर कोई सबूत नहीं मिलता था और विक्टिम से मेरा कोई संबंध भी नहीं था जिससे वो मुझ पर शक करते। उसके बाद जब भी बाबा मुझे मारते तब मैं मर्डर करता ताकि वो केस में उलझे रहे और मुझे ना मारे। मुझे खून पसंद नहीं था, यहाँ तक कि खून करने के ख्याल से भी मुझे नफरत थी। मरने से पहले किसी की आंखों में जो खौफ दिखाई देता है उससे भयानक कुछ भी नहीं है। अब मैं रस्सी से उनका गला घोटकर मर्डर करता था ताकि खून भी ना बहे और मुझे उनकी आंखों में देखना ना पड़े। मैंने लोगों को बेहोश करने का तरीका सीखा। मैं बाबा से बचने के लिए मर्डर करता गया, लेकिन मासूम लोगों को मारने का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बाबा की मार से बचने का मेरे पास यही तरीका था। मैंने कई बार सोचा कि उन मासूम लोगों को मारने से अच्छा मैं अपने बाबा को ही मार दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हुई। मैं डरता था उनसे। एक दिन हिम्मत करके मैंने उन्हें मारने की सोची। उनके कमरे में पहुंचा तो पहले ही जमीन पर पड़े थे। उनको हार्ट अटैक आया था, वो वहीं मर गए और उस दिन से मैंने मर्डर करना बंद कर दिया। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा होगा जब मैंने उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगी होगी जिनका मैंने मर्डर किया था। उसकी बात सुन के प्रकाश को इन्वेस्टिगेशन के समय की बातें याद आती है। ये सभी मर्डर इसने 30 साल पहले किए थे, लेकिन मर्डर अभी भी हो रहे हैं। मर्डर के तरीके इसके बताए तरीकों से बिल्कुल अलग है। वो लोकनाथ को सारी डिटेल्स बताता है। उनकी बात सुन के कैनेडी उनसे पूछता है कि अब पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो खूनी नहीं है। मुझे लगा तुम लोग उसकी गवाही देने के कारण मुझे पकड़ने आए हो। उसकी बात सुन के दोनों समझ जाते हैं जिस खूनी को वो ढूंढ रहे हैं वो कैनेडी नहीं है। कैनेडी बताता है एक दिन जब वो अपने बेटे से मिलने घर से बाहर गया था, उसके वापस आने पर घर के अंदर पहले से कोई मौजूद था। वो एक भारी भरकम आदमी था। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कुर्सी से बांध दिया। 30 साल पहले मैंने एक औरत का मर्डर किया था। वो इसके घर की नौकरानी थी। उस रात उसने मुझे मर्डर करते देखा था। वो कई सालों से मुझ पर नजर रखे हुए था। कैसे मैं मर्डर करके भी पकड़ा नहीं गया, वो ये सारी बातें जानना चाहता था। मैंने सारे मर्डर अपने बाबा से बचने के लिए किए, लेकिन ये आदमी एक दरिंदा है। वो बस ऐसे ही लड़कियों को मार रहा है। उसने मुझसे ही मर्डर करने के तरीके सीखे। लोकनाथ कैनेडी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन कैनेडी आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाया था। सीन के बीच में ही दिखाते हैं वो किलर उसी एनजीओ में एक टीचर है जहां शुरू में प्रकाश पूछताछ करने गया था। वो लोग कैनेडी को पकड़ के बाहर ले जा रहे थे, तभी वो प्रकाश को धक्का देकर किचन में घुस के वहां का दरवाजा लॉक कर लेता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि ये सब बातें प्लीज मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो मेरे बाबा और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये सब जान के मेरा बेटा जीते जी मर जाएगा। कैनेडी एक और बात उनको बताता है, मैंने उस आदमी की कार की हॉर्न की आवाज सुनी थी। वो बड़ी ही अजीब सी थी, जैसे बच्चों की टॉय गन के जैसे। प्रकाश को याद आता है ऐसी ही आवाज उसने सुनी थी जब वो पूछताछ के समय उस गैरेज में गया था। सारी बात बताने के बाद कैनेडी वहीं रखी सिलेंडर को ब्लास्ट करके मर जाता है ताकि उसे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। प्रकाश और लोकनाथ उस गैरेज वाले के साथ जहां प्रकाश ने वो कार देखी थी उस कातिल के घर की तरफ जा रहे हैं। इधर वो कातिल अपने घर में है। वो खाना निकाल के जानवरों की तरह खा रहा है। तब उसकी वाइफ आके उसे ताना मारते हुए कहती है, खा खा के गेंडे जैसा हो गया है, तुझसे शादी करके मुझे कोई सुख तो मिला नहीं, बस दिन भर खाता रहता है भैंसे की तरह। उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध था। वो आदमी भी उस समय घर में था। कातिल उन दोनों को साथ देख के पगला जाता है। वो कमरे में जाके दोनों को मार डालता है। कमरे में दिखाने पर हमें पता चलता है कि वहाँ उस आदमी के अलावा कोई नहीं है। वो तकिए पर बार बार वार कर रहा था। रोज रात में उसको वहम होता है कि उसकी पत्नी जिंदा है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही वो लगातार अलग अलग लड़कियों को मार रहा है, जिससे उससे संतुष्टि होती थी कि वो अपनी पत्नी से बदला ले रहा है। और आज भी वो एक मर्डर की तैयारी में है। ये आदमी पूरी तरह से साइको और खतरनाक है। रास्ते में प्रकाश और लोकनाथ की थोड़ी बहस हुई थी। प्रकाश का मानना था कि समाज के बुरे व्यवहार के कारण ही ये दोनों आदमी मर्डर करने लगे, जिस पर लोकनाथ कहता है जरूरी नहीं किसी के दुर्व्यवहार के कारण कोई क्रिमिनल ही बने, कोई पुलिस वाला भी बन जाता है। प्रकाश ने होटल में लोकनाथ के शरीर पर चोट के कई निशान देखे थे। वो समझ गया कि लोकनाथ खुद पर बीती की ही बात कर रहा है, लेकिन प्रकाश उसे कहता है आप अच्छे पुलिस वाले तो बन गए, लेकिन नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं रहे। दोनों ऑफिसर उसके घर में पहुंच गए हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। किलर उनके आने से पहले ही घर से निकल गया है। उन्हें वहां उसकी आईडी मिलती है जिसमें उस आदमी की फोटो है। उन सभी लड़कियों की डिटेल्स भी मिली जिनका मर्डर हुआ था।
प्रकाश को 2 दिन पुराना कॉफी शॉप का बिल मिला जहां किलर लगातार कई हफ्तों से जा रहा था। वो तुरंत कॉफी शॉप की तरफ जाते हैं। वो कॉफी शॉप उस होटल के सामने ही था जहां लोकनाथ की टीम रुकी थी। कॉफी शॉप में एक वेटर उन्हें बताता है रोज वो आदमी उस कॉर्नर सीट में बैठ के बाहर देखता है फिर चला जाता है, लेकिन वो आज नहीं आया है। उस सीट में बैठ के देखने पर लोकनाथ को एक सिंगर का पोस्टर दिखता है जिसका आज उस होटल में प्रोग्राम था। वो समझ जाते हैं कि किलर का अगला टारगेट ये सिंगर ही है। प्रकाश को शॉप के बाहर ही वेट करने बोलकर लोकनाथ होटल के अंदर जाता है। वहाँ वो लड़की उसे गन के साथ देख के घबरा जाती है। वो बताती है कि वो तो इस शहर में 2 दिन पहले ही पहुंची है, कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। लोकनाथ को कोई गड़बड़ लगती है। वो प्रकाश को इन्फॉर्म करता है। प्रकाश फिर शॉप के अंदर जाके कॉर्नर सीट की दूसरी तरफ बैठ के देखता है। उस जगह से होटल की छत साफ दिख रही थी। उसे याद आया कि 2 दिन पहले वीणा और वो वही बातें कर रहे थे। अब प्रकाश को पूरी कहानी समझ आ गई। किलर का अगला टारगेट वो सिंगर नहीं बल्कि वीणा थी। वो तुरंत वीणा के पास कॉल करके उसे सारी बात बताकर कमरे से बाहर ना निकलने को कहता है, लेकिन तब तक देर हो गई थी। किलर वहां पहुंच गया है। वो वीणा को बेहोश करके कार में ले जा रहा है। प्रकाश के सामने ही वो गाड़ी निकलती है। दोनों कार से उसके पीछे जाते हैं। पीछा करते समय अंधेरे में किलर की कार जंगल में कहीं गायब हो जाती है। कैसे भी वो दोनों वहां पहुंचते हैं। वो एक सुनसान जंगल के बीच खंडहर जैसी जगह थी। वीणा वही बेहोश पड़ी थी। उसको देखते ही प्रकाश दौड़ के उसके पास जाता है। इन दोनों के आने की आहट किलर को हो गई थी। वो वहीं छुप गया था। एक पल में ही वो लोकनाथ के पीछे चाकू लेकर खड़ा है। उसने लोकनाथ के शरीर पर चाकू से कई वार किए और अंत में उसके गले में जोर से मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। इस हाथापाई में लोकनाथ की गन वहीं जमीन पर गिर गई। प्रकाश लोकनाथ को संभालता है, फिर उसकी गन लेकर किलर को ढूंढने लगता है। वो किलर बहुत ताकतवर था। वो छुपकर प्रकाश पर हमला करता है और लगातार उसे मारने लगता है। प्रकाश के हाथ से गन अब किलर के हाथ में थी। वो प्रकाश पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगा। नौसिखिए होने के कारण उसकी गन अटक जाती है और काम करना बंद कर देती है। वो कम अक्ल गन फेंककर प्रकाश की तरफ मारता है। प्रकाश था शूटिंग का गोल्ड मेडलिस्ट। उसके हाथ गन आते 1 सेकंड में वो उसे ठीक कर लेता है। फिर किलर के ऊपर बंदूक तान कर वो कई बार उसे अपनी जगह पर हाथ ऊपर करके बैठने की वार्निंग देता है, पर वो किलर प्रकाश की बात ना मानते हुए प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। प्रकाश बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तब उसको लोकनाथ की बातें याद आती है कि वो कायर नहीं है, क्योंकि वो मुश्किलों से डर कर भागा नहीं। इतना सोचते वो किलर के सर को निशाना लगा के गोली चलाता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। अगले सीन में वो सब हॉस्पिटल में है। प्रकाश वीणा से मिलता है। वो भी अब ठीक थी। डॉक्टर के मना करने के बाद भी लोकनाथ वापस जाने के लिए तैयार है। वो लोग सामान लेने घर जाते हैं। प्रकाश को वो बच्चा दिखता है जो रोज अपने माँ बाप के झगड़े के कारण घर के बाहर एकदम डरा सा बैठा रहता था। वो जाकर उससे मिल के अपना MP3 प्लेयर उसे देता है। फिर घर के अंदर जाकर उसके माँ बाप का झगड़ा शांत करवाता है। अब वो सही मायनों में एक असली पुलिस ऑफिसर बन गया है। लोकनाथ ये देख के खुश था। अब उसे प्रकाश पर पूरा भरोसा है। वो लोग घर के लिए निकलते हैं। प्रकाश लोकनाथ से पूछता है, क्या आपको नया केस मिल गया है? तब प्रकाश की तरफ देख के लोकनाथ कहता है, मुझे नहीं, हमें नया केस मिल गया है। ये सुन के प्रकाश मन ही मन खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह इस थ्रिल और सस्पेंस से भरी जर्नी का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।